तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि क्रूड मेटल जो है हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्रूड मेटल को निकालने का हर तरीके को हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ओर से क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो एक्सट्रैक्टेड क्रूड मेटल है उसको हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे, उसको रिफाइन कैसे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो रिफाइनिंग का मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ रेस्ट ऑफ इम्प्योरिटी वाट एवर रिमेनिंग इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग, process of purifying the crude metal is called refining। ठीक है, तो ये रिफाइनिंग है, मतलब जो रेस्ट ऑफ इम्प्योरिटी बचा हुआ है कुछ थोड़ा बहुत, उसको हटाना है इस प्रोसेस में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग का जो पहला जो है प्रोसेस वो है डिस्टिलेशन। सबसे डिस्टिलेशन सबसे ओल्ड जो है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ डिस्टिलेशन हो रहा है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। मतलब इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, इवापोरेशन कराएंगे फिर हम कंडेंसेशन कराएंगे। तो इवापोरेशन कंडेंसेशन, इवापोरेशन कंडेंसेशन, ये प्रोसेस जो कराएंगे उसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस को इस तरह के मेटल का कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी वेरी लो, यानी इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हो और मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी लो हो, तभी ये डिस्टिलेशन होगा। क्योंकि दोनों को हम बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम रहेगा तो मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों एक साथ डिस्टिल हो जाएगा। इसलिए मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है लो टेम्परेचर पर ही जो मेटल है वो बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट हो, फिर हम उसको कंडेंस कर देंगे तो अलग मिल जाएगा, और कंटेनर में जो है इम्प्योरिटीज़ बचा रह जाएगा, क्योंकि वो तो अभी इवापोरेशन हुआ ही नहीं उसका, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अभी तक बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग तो मतलब डिस्टिलेशन वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, तो याद रखना है दिस मेथड is useful for low boiling metals like zinc, मरकरी। ठीक है, जिंक और मरकरी का एक एग्जांपल दिए। जिंक और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसके इम्प्योरिटी के कंपैरिजन में बहुत ही लो होता है। मतलब जिंक और मरकरी के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वेरी हाई होता है, जबकि जिंक और मरकरी का अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, जिसके कारण ये जो है पहले ही बॉईल कर जाएगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कंडेंस कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली समझ सकते हैं। इम्प्योर मेटल, ठीक है, जिसको हम लोग क्रूड मेटल भी बोलते हैं, है ना, क्रूड मेटल। तो इसको जो है हीट करेंगे, हीटेड इन एन आयरन रिटॉर्ट, लेबोरेटरी में जब गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पर जो है राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, वो शीशा का देखे हुआ लेबोरेटरी में, उसी तरह का जो है
आयरन का भी बना हुआ रहता है फ्लास्क, उसी को हम लोग बोलते हैं आयरन रिटॉर्ट। क्योंकि शीशे में तो इसको हम मेल्ट नहीं कर पाएंगे, इसको बॉयल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मेटल है, तो ग्लास में तो नहीं कर पाएंगे, तो मेटल का ही कुछ चाहिए, इसलिए जो है आयरन का जो है रिटॉर्ट होगा, है ना। रिटॉर्ट कुछ नहीं है, ये क्या है, एक जो है राउंड बॉटम फ्लास्क है मेटल का। तो क्या हो जाएगा, मेटल जो है, जैसे मेटल को हम हीट करेंगे तो मेटल क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इम्प्योरिटीज जो है लिक्विड में ही रह जाएगा। इम्प्योरिटी सॉलिड है, ये जो इम्प्योर मेटल क्रूड मेटल है ये है सॉलिड, समझ गए, ये क्या है, सॉलिड। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो ये बॉयल करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटी सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो बॉयल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम कंडेंसेशन कराएंगे तो ये कंडेंस कर जाएगा, ये नहीं कंडेंस करेगा क्योंकि जो लिक्विड पहले से है, ठीक है। तो ये जो है कंडेंस कर देंगे, ये रह जाएगा। इसके बाद कंडेंसेशन into another vessel, ठीक है। यहाँ पर हमको मेटल जो है लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डायग्रामेटिकली समझते हैं। I'm not strong at drawing, but I'll try to make you understand, ठीक है। ये जो है आयरन रिटॉर्ट, इसके अंदर जो है, इसके अंदर रखा हुआ है क्रूड मेटल रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ से हीटिंग कर रहे हैं ना, हीटिंग कर रहे हैं, ये बर्नर है, ठीक है, बर्नर है, हीटिंग कर रहे हैं। ये बंद है पूरा, ठीक है। इसके अंदर क्रूड मेटल इधर से डाल के इसको जो है कॉर्क लगा के हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बंद हो गया। अब जो है एक यहाँ पर रखेंगे हम लोग कंटेनर, और ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हॉट वाटर निकलेगा और नीचे से हम लोग कोल्ड वाटर सप्लाई करेंगे। ये कंडेंसर है, ठीक है। और यहाँ आके जो है मेटल जमा हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, मेटल इन लिक्विड फॉर्म, और यहाँ पर जो है पड़ा रह जाएगा इम्प्योरिटीज पड़ा रह जाएगा यहाँ लिक्विड फॉर्म में। यहाँ इम्प्योरिटी हो जाएगा, क्रूड मेटल जो में से जो मेटल है वो वेपर बन के निकलेगा, वो वेपर बन के ऐसे, और यहाँ आके कंडेंस हो जाएगा। इधर से ठंडा पानी देंगे, 9th में हम लोग पढ़ाई चुके हैं कैसे कंडेंस होता है, तो इस तरीके से हम लोग कंडेंस कर लेंगे। इम्प्योरिटी रह जाएगा इसी आयरन रिटॉर्ट में, ठीक है। यही है आयरन रिटॉर्ट, यही है आयरन रिटॉर्ट। आयरन का फ्लास्क है, उसमें हम हीट करेंगे, ये वेपर बनेगा, जिंक रहेगा या मरकरी कुछ भी रहेगा, वो वेपर बनेगा, यहाँ के कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद यहाँ जमा हो जाएगा। इम्प्योरिटी इसी कंटेनर में रह जाएगा, और हमारा जो मेटल है लिक्विड फॉर्म में इस कंटेनर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर कि
इम्प्योरिटीज़ और मेटल के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा गैप रहेगा, और गैप ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। अगर हाई रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, वहीं पर ये डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ लिया रिफाइनिंग का, अब हम लोग दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस है लिक्वेशन। दूसरा प्रोसेस है लिक्वेशन। लिक्वेशन मतलब क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पर उस मेटल को हम प्यूरिफाई कर पाएंगे जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, यानी इम्प्यूरिटीज़ का और मेटल का इम्प्यूरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें वाइड गैप होना चाहिए, पूरा अच्छा गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप होना चाहिए, ठीक है, तभी ये संभव है ना। बॉइलिंग यहाँ पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। दिस मेथड is used for refining the metals having low melting point, then those of impurities such as tin, lead, bismuth, ठीक है। जैसे टीन है, लीड है, बिस्मथ है, ये सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत ही कम है, इसके इम्प्यूरिटीज़ के कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, क्रूड मेटल, ठीक है। क्रूड मेटल को हम हीट करेंगे, है ना, यहाँ भी हीट करेंगे, रिटॉर्ड हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, मेटल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इम्प्यूरिटी जो है वो सॉलिड में ही रह जाएगा, ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, मेटल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन इम्प्यूरिटी जो है सॉलिड में ही रह जाएगा, इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एक प्रोसेस है यहाँ पर है, ठीक है, ये पोजीशन है, यहाँ पर क्रूड मेटल को रखते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ क्रूड मेटल, यहाँ क्या है, क्रूड मेटल रखा हुआ है और इसको हीट किया जा रहा है। क्रूड मेटल रखा हुआ है और इसको जो है हीट किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये बर्नर है, इससे हीट किया जा रहा है और स्लैंटिंग हार्थ रखा, स्लोपिंग, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। यहाँ जो है एक कंटेनर रखा हुआ है, यहाँ पर जो है प्योर मेटल, यहाँ पर ऐसे फिसलते हुए प्योर मेटल आ जाएगा और यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। ये है स्लोपिंग हार्थ, ठीक है। यहाँ हम गर्म करेंगे, यहाँ जब हम गर्म करेंगे, यहाँ पर रखा हुआ क्रूड मेटल, इसको हम गर्म करेंगे, ऊंचा पर है, स्लोपिंग हार्थ बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इम्प्यूरिटीज बच जाएगा, ठीक है, इम्प्यूरिटीज बच जाएगा और जो प्योर मेटल है यहाँ आ जाएगा,
क्योंकि जब हीट करेंगे तो सिर्फ मेटल ही मेल्ट करके लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड धीरे धीरे फिसल जाएगा, ऐसे यहाँ पे जमा हो जाएगा और इम्प्योरिटी यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि वो तो मेल्ट करेगा नहीं, वो सॉलिड में ही रहेगा, यहीं रहेगा, हल्का फुल्का जाएगा भाई यहाँ इस हाथ के ऊपर चिपक के रह जाएगा, लेकिन लिक्विड तो धीरे 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 इसमें आकर के जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्योर मेटल को हम लिक्वेशन मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। और अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, और इसी मेथड को लोग ज़्यादातर केस में यूज करते हैं। सबसे पॉपुलर मेथड है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पॉपुलर मेथड है, वाइडली यूज्ड मेथड है, और इसी मेथड को लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एग्जाम्पल में हम लोग जिंक ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, इस दोनों को रिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं मोस्ट सूटेबल मेथड, क्योंकि लगभग सभी के ऊपर ज़्यादातर केस में इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान मेथड भी है। तो इसमें क्या करते हैं कि जिसको प्यूरिफाई करना है ना, जिसको प्यूरिफाई करना है उसी का हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसी का जो है कैथोड लेंगे, उसी का एनोड लेंगे। तो हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम लोग को प्यूरिफाई करना है जिंक को, चलो कोई भी है, यहाँ पर एक लिए हम ये लेंगे हम लोग इम्प्योर मेटल, ये इम्प्योर मेटल का रॉड रहेगा, इम्प्योर मेटल, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोड हम लेंगे, ठीक है, ये प्योर मेटल का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लेंगे ना, सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट ऑफ सेम मेटल, जिस मेटल को प्यूरिफाई, सॉल्ट ऑफ सेम मेटल टू बी प्यूरिफाइड, उसी का लेंगे, ठीक है। और ये एनोड इसको हम बना देंगे, है ना, इसको हम लोग बनाएंगे एनोड, ठीक है। इसको बनाएंगे हम लोग कैथोड, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा। और यहाँ पर सॉल्ट रहेगा, जिसको प्यूरिफाई करेंगे उसी का सॉल्ट रहेगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और इसको जो है हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो जो सॉल्ट है यहाँ पर वो डिसोसिएट होगा और फिर प्यूरिफाई हो जाएगा। तो क्या होगा, इम्प्योर मेटल है ना, इससे मेटल जो है इसमें आकर के आ जाएगा, और इसमें आने और इससे आयन इस पर आके जमा होता जाएगा, ठीक है। इससे ये जो है मेटल निकल जाएगा, और इस मेटल जो है मेटल आयन के रूप में यहाँ आ जाएगा, और फिर कुछ मेटल आयन यहाँ से निकल के इस पर जमा हो जाएगा। जितना मेटल आयन इधर आएगा उतना मेटल आयन इससे निकल के इस पर मेटल के रूप में जमा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये मोटा होता जाएगा, और ये धीरे धीरे जो है पतला होता जाएगा, ठीक है, ये धीरे धीरे जो है पतला होता जाएगा, ठीक है। अब इन जनरल रिएक्शन क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा मेटल में कन्वर्ट हो गया। एनोड के ऊपर क्या है, एनोड के ऊपर क्या है कि मेटल है, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, आयन में कन्वर्ट हो गया, ये एनोड पर हुआ। तो ये इम्प्योर मेटल है, उसमें से मेटल का हिस्सा जो है यहाँ कन्वर्ट हो गया, मेटल का हिस्सा जो है कन्वर्ट हो गया एनोड के ऊपर मेटल आयन में, और फिर यहाँ से इस सॉल्यूशन से मेटल आयन निकल के इस पर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये बहुत सारा इम्प्यूरिटी जमा हो जाएगा, क्योंकि इम्प्यूरिटी आयनाइज नहीं होगा, यहाँ पर एनोड मड मिलेगा। ठीक है, एनोड मड क्या है, ऐसा इम्प्यूरिटी जो आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मेटल तो आयन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इम्प्यूरिटीज आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो भारी है, सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे यहाँ पर एनोड के नीचे ही जमा हो गया, इसलिए नाम पड़ गया एनोड मड। ठीक है, अब ये जो एनोड मड है ना, इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि एनोड मड जो है, एनोड मड में कंटेन बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल सब रहता है। ठीक है ना, में कंटेन एंटीमनी, इसलिए फेंकना नहीं है, इसको जमा करके रखना है। सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये सब महंगा सॉल्ट सब एनोड मड में जमा रहता है, इसलिए एनोड मड को हम कीचड़ समझ करके फेंक नहीं देंगे, उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी होता है इम्प्यूरिटीज यहाँ आके जमा हो जाता है, और इससे मेटल आयन निकल करके जो है इस सॉल्यूशन में आ जाता है, और इस सॉल्यूशन का आयन जो है इस पर आके जमा हो जाता है। तो इस तरीके से आयन आते जाएगा सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन से आयन निकल करके इस पर जमा होता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है, ये तो इन जनरल हम बताएं, अब हम तुमको बता देते हैं एक्चुअली किसी एक का एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग जो है कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं। तो हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर, और ये होता है प्योर कॉपर से बना हुआ, और ये जो है ना यहाँ ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर को प्योर करना है, कॉपर का ही कोई सॉल्ट लेंगे। जिंक को प्योर करना है तो जिंक का ही सॉल्ट लेंगे। जिस कॉपर को प्योर करना है उसको एनोड बना देंगे, और पहले से हमको प्योर फॉर्म में कॉपर का एक रॉड बना के रखेंगे। प्योर फॉर्म में पहले से हमको जो है अवेलेबिलिटी करके रखना है। ठीक है, पहले से ही अवेलेबिलिटी करके रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और एनोड जो है इम्प्योर फॉर्म में जो कॉपर है उसको हम बना दिए यहाँ, और चूँकि कॉपर को प्योर कर रहे हैं कॉपर का ही कोई सॉल्ट लेंगे जो पानी में घुल जाए, तो कॉपर सल्फेट का ही हो गया। अब देखो कि यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट है ना ये टूट जाएगा। ये जो कॉपर सल्फेट है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये टूट जाएगा, सल्फेट आयन में बदल जाएगा। ठीक है, एक्वस, ये भी एक्वस है। उसके बाद जो है एनोड के ऊपर, ये एनोड के ऊपर क्या है, कॉपर है और इम्प्यूरिटीज है। तो जो कॉपर है ना वो लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इम्प्यूरिटीज रह जाएगा ऐसे ही। और कैथोड के ऊपर क्या होगा कि कैथोड के ऊपर ये कॉपर जा रहा है ना, ये कॉपर आयन जा रहा है इस पर, और यहाँ पर कॉपर आयन आ रहा है, इधर से कॉपर आयन इसमें आ रहा है। इसको हम इधर दिखाते हैं। ठीक है, इधर से कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ रहा है, यहाँ जो है कॉपर आयन जो है सॉल्यूशन में जा रहा है, यहाँ कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ रहा है। तो एनोड पर जो कॉपर है वो कॉपर आयन के रूप में बदल के सॉल्यूशन में चला गया, और सॉल्यूशन से सेम अमाउंट में कॉपर आयन, जितना कॉपर आयन इसमें आया था
वो कॉपर आयन इस पर जाके जमा होगा, धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। इस तरह से ये कॉपर आयन इसमें आते जाएगा, ऐसे कॉपर आयन निकल के इस पर जमा होते हैं। कॉपर सल्फेट तो न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसका जितना कॉपर आयन इस पर जमा होगा उतना कॉपर आयन इसमें आता जाएगा, इसलिए कॉपर सल्फेट ही बना रहेगा, क्योंकि जितना कॉपर इस पर जमा होगा उतना कॉपर इधर से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कॉपर आयन है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड पर एक्सेप्ट करेगा और कॉपर के रूप में जमा हो जाएगा। यही है हमारा प्योर कॉपर मेटल। इस तरह से हमको प्योर मिल गया, और इस मेथड से हम किसी भी मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं जिसका रॉड बन सकता है। ऐसा कोई भी मेटल जिसका रॉड बन सके उसको हम प्यूरिफाई कर लेंगे। रॉड जिसका नहीं बन पाएगा वहाँ दिक्कत है, अदरवाइज जिसका भी रॉड बन सकता है, ठीक है, और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं है वो सबको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पॉपुलर मेथड है। इस मेथड से सारे मेटल को लगभग जो है प्यूरिफाई कर सकते हैं। और ध्यान इतना ही रखना है, जिसको प्यूरिफाई करना है जिस मेटल को, उस मेटल का हमको एनोड बन के रूप में रखना है। उसको रॉड बना लेंगे, एनोड बना लेंगे, और उसी मेटल का हमको पहले से प्योर फॉर्म में एक रॉड बना के रखना है जिसको कि हम कैथोड बना देंगे। कैथोड को नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल जोड़ेंगे और एनोड को पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है, एनोड पर जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयन में बदल जाएगा, और कैथोड पर फिर जो है रिडक्शन हो जाएगा उसी आयन का और वो जमा हो जाएगा। तो यहाँ लगता क्या है, यहाँ से आ रहा है यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ से आ रहा है यहाँ पे जमा हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, इससे कॉपर निकल के यहाँ जमा हो रहा है और उसके बदले इधर से कॉपर आयन आके उसको रिप्लेस कर देता है, तो बैलेंस होते रहता है। कॉपर सल्फेट खत्म नहीं होगा। खत्म कौन सा होगा, ये जो एनोड का रॉड है वो खत्म होगा। और इसमें यही देखना है कि जो मेटल है वो तो आयन में बदल गया, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जो इस रॉड में इम्प्योरिटीज़ है वो तो आयन में बदला नहीं। आयन में तो बदला नहीं, इसलिए वो लिक्विड में मूव नहीं कर पाएगा, वो तो भारी है, सॉलिड है, इसलिए वो वहीं नीचे जमा हो गया। यहाँ एनोड मड है, तो यहाँ पर एनोड मड जमा हो गया। उसी एनोड मड में इम्प्योरिटीज़ बहुत सारा है, उसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड जो है सबसे पॉपुलर मेथड है। इस मेथड को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इसे प्यूरिफाई भी किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इसी मेथड का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा भी मेथड है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चौथा मेथड है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग है ना। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि एक हीटर चलता है, रोलिंग ऐसे ऐसे चलते रहता है, और उसमें क्या होता है कि जो मेल्ट होता है दोनों इम्प्योरिटीज़ भी और मेटल भी, लेकिन दोनों अलग अलग जोन में जमा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। ठीक है, सो दिस मेथड is used for metals which are required in very high purity, very high purity. Example, silicon, germanium, boron, gallium and indium। ये सबको प्यूरिफाई करना है। जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है? जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है? द impurities are more soluble in the melt
then in the solid state, in the solid state of the metal। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो दोनों ही मेल्ट हो जाता है। इसमें रोलिंग हीटर लगा हुआ रहता है, तो मेटल भी मेल्ट कर जाता है, उसका इम्प्योरिटीज़ भी मेल्ट कर जाता है। लेकिन जैसे ही हीटर हटता है तो इम्प्योरिटीज जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है, लेकिन जो मेटल है वो तुरंत सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इम्प्योरिटीज लिक्विड की तरफ चला जाता है और मेटल जो है सॉलिड स्टेट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरफ सॉलिड एक तरफ लिक्विड ऐसा जो है सेपरेशन हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा जोन रिफाइनिंग होता है। ज़रा हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से नोबल गैस देंगे। यहाँ पर है इंडक्शन कॉइल मूविंग हीटर। इसमें जो है यही है मोल्टन जोन, मोल्टन जोन। ठीक है, इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज। ठीक है, और ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मोल्टन जोन एंड इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो करते क्या हैं कि ये हो गया मेटल रॉड। तो इस तरह का है एक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट है, उसके अंदर हम जो है यहाँ पर जमा कर देते हैं। ये जो क्रूड मेटल है वो यहाँ पर दे दिए, क्रूड मेटल का रॉड बना के यहाँ रख दिए, और इसके ऊपर जो है एक सर्कुलर इंडक्शन कॉइल चलते रहता है। ये पाइप के जैसा है, इस पाइप के ऊपर जो है एक हीटर जो है ऐसे धीरे धीरे जाता है, फिर ऐसे धीरे धीरे आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे वापस आता है। वही इसको हम नीचे दिखाएं, इंडक्शन कॉइल मूविंग हीटर, इंडक्शन कॉइल मूविंग हीटर।
ये जो इंडक्शन कॉइल मूविंग हीटर है, तो जैसे जैसे ऐसे गुजरते जा रहा है ना, गुजरते जा रहा है, तो गुजरते जा रहा है तो वो क्या होता है कि मेटल भी और इम्प्योरिटीज दोनों मेल्ट कर देते हैं। ठीक है, इम्प्योर मेटल पहले यहाँ से यहाँ तक था, अभी हीटर यहाँ तक चला है, अभी इम्प्योर मेटल इधर पड़ा हुआ है, लेकिन इधर प्योर हो गया है। ठीक है, कैसे हो गया? ये हीटर शुरुआत में यहाँ पर था, यहाँ से शुरू हुआ है ना, हीटर जो है ऐसे चलना शुरू किया है ना, हीटर यहाँ पर था, यहाँ पर था हीटर, ये हीटर जो है ये इंडक्शन हीटर यहाँ पर था, तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज था और मेटल था दोनों ही मेल्ट कर गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे उसके बाद ये धीरे धीरे हटता है, इंडक्शन कॉइल मूविंग जो है बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे आराम से, जैसे आगे खिसका तो हीटर के हिस्सा से जो बाहर आया तो उसमें क्या हो गया कि मेटल जो है तुरंत जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मेटल जो अभी पिघल के लिक्विड बन गया था वो अभी जो है बन गया सॉलिड। और लेकिन इम्प्योरिटी सॉलिड तुरंत नहीं बनता है, इम्प्योरिटीज अभी भी है, लिक्विड ही बना हुआ है, तो जानते हैं वो लिक्विड लिक्विड के साथ रहना चाहता है, सॉलिड सॉलिड के साथ। तो जैसे ही मेटल जो है वो सॉलिड बना तो यहाँ पर जमा हो गया, आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इम्प्योरिटीज़ क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हीटर जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे भी मेल्ट कर गया सब चीज़, तो वो लिक्विड में चलते चला गया। और हीटर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है तो पीछे जो है ठंडा होते जा रहा है, तो वो जो हमारा जो मेटल है वो सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहा है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ तुरंत सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, हीटर के साथ चलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो तुरंत अभी सॉलिड बनने वाला नहीं है, इसलिए चूँकि हीटर के अंदर लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड के साथ रहना चाहता है, इसलिए इम्प्योरिटीज़ जो है हीटर के साथ चलता हुआ नजर आएगा, और पीछे जो है सॉलिड फॉर्म में प्योर मेटल जमा होता हुआ नजर आएगा। अभी हीटर यहाँ तक पहुँचा है तो देखो इधर प्योर मेटल जमा हो गया है सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पर अभी जो है मोल्टन फॉर्म में यहाँ इम्प्योरिटीज़ है। जैसे जैसे इधर आगे बढ़ता जाएगा ये इम्प्योर मेटल भी मेल्ट करता जाएगा, इम्प्योरिटीज़ लिक्विड में चलता चला जाएगा, और प्योर मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो सारे के सारे इधर हमको प्योर मेटल मिल जाएगा, और इसके अंदर जो है हीटर के नीचे के सामने वाला जो पोर्शन है वो लिक्विड रहेगा, और उसमें जो है इम्प्योरिटीज़ जमा रहेगा। इस तरीके से जो है ये अलग अलग जोन बन गया, प्योर मेटल का जोन बन गया, इम्प्योरिटी का जोन बन गया, इम्प्योर मेटल का जोन बन गया। हम चाकू से काट के अलग कर देंगे। ये एक्सपेरिमेंट जो कराया जाता है इनर्ट इन्वायरमेंट में कराया जाता है, इसलिए नोबल गैस उसमें दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट जो है ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इसलिए नोबल गैस इसके अंदर देना पड़ता है, क्योंकि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं हो, इसलिए इसमें हम लोग इनर्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं। इनर्ट इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन करवाते हैं। इनर्ट इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे, नोबल गैस इधर से पास होते रहता है, इधर से निकलते रहता है, नोबल गैस इधर से पास होते रहता है, इधर से निकलते रहता है ना, नोबल गैस इधर से गया फिर निकल के वापस इधर आ गया, ये घूमते रहता है, इसके अंदर इनर्ट इन्वायरमेंट बना हुआ रहता है। ठीक है, और इनर्ट इसलिए देते हैं कि ऑक्सीजन जाएगा तो रिएक्शन कर जाएगा मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पर, इसलिए उसको अंदर जो है इनर्ट इन्वायरमेंट रखना ज़रूरी है, ताकि वो सिर्फ मेल्ट हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करे। ऑक्सीजन देना ही नहीं है, हम लोग नोबल गैस पास करा देंगे, ठीक है, जिसके कारण कोई रिएक्शन नहीं होगा, और अलग अलग जोन में इम्प्योरिटीज और मेटल मिल जाएगा हमको, फिर हम उसको कट करके अलग कर देंगे। इस तरीके से हम लोग जोन रिफाइनिंग कर लेते हैं, और इससे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफाइन होता है। तो जब किसी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिफाइन करना पड़ता है तब हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जोन रिफाइनिंग पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब होता है कि जो मेटल होता है ना उसको हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इम्प्योरिटीज़ वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, इम्प्योरिटीज़ सॉलिड में ही रह जाता है।
तो इस तरीके से दोनों का सेपरेशन हो जाता है। ये प्रिंसिपल वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल पहले लिख लेते हैं क्या है। इसका प्रिंसिपल क्या है? सर्टेन मेटल्स are converted to their volatile compound, while the impurities are not affected during compound formation। ठीक है, इम्प्योरिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर क्या होता है? द कंपाउंड formed decomposes on heating to give pure metal, ठीक है। इसका यही है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि कुछ मेटल्स है जिसको किसी चीज़ से हम रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट ये सॉलिड से वोलाटाइल कंपाउंड में बदल जाता है, यानी सॉलिड सब्सटेंस में है मेटल और किसी चीज़ से रिएक्शन करके वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब उस वेपर फॉर्म में मेटल कन्वर्ट हो जाता है उसको और ज़्यादा हीट कर देते हैं तो फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है और मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है और बाकी उसके साथ जो रिएक्ट किया था वो उससे अलग हो जाता है, तो डिकम्पोजिशन हो जाता है हायर टेम्परेचर पर। तो एग्जांपल लेकर के हम बता रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल है मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है। मॉन्ड प्रोसेस में क्या करते हैं? निकेल है, निकेल तो सॉलिड फॉर्म में है, ऐसे मॉन्डे प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, क्रूड निकेल लेंगे, क्रूड निकेल है। तो क्रूड निकेल क्या चीज़ के बना हुआ है? क्रूड निकेल में जो है क्या है, निकेल है सॉलिड में और इम्प्यूरिटीज भी है। अब जो है हम इसको हीट करेंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? निकेल तो रिएक्ट कर जाएगा, इम्प्यूरिटी रिएक्ट नहीं करेगा। निकेल रिएक्ट्स बट इम्प्यूरिटीज डज नॉट, रिएक्ट नहीं करता है लेकिन इम्प्यूरिटी रिएक्ट नहीं करता है। तो निकेल तो रिएक्ट कर गया लेकिन इम्प्यूरिटी रिएक्ट नहीं करेगा, तो सॉलिड फॉर्म में पड़ा रह गया वहीं कंटेनर में ही। और निकेल चूँकि रिएक्ट कर गया तो वेपर फॉर्म में निकल गया बाहर, ठीक है। गैस निकल गया, फिर दूसरे चैम्बर में चला गया, दूसरे चैम्बर में हम डिकम्पोजिशन करा देंगे, ठीक है ना। तो निकेल जो है सॉलिड फॉर्म में है, वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर गया। टेम्परेचर कितना रखे थे? 330 to 350 केल्विन टेम्परेचर है। तो ये बन गया टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ठीक है। ये बन गया, ये गैसियस फॉर्म में बना, ठीक है। इसको बोलते हैं निकेल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग और हीट कर देंगे। ये हो गया हमारा
फर्स्ट चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर, ठीक है। और ये आ गया हमारा सेकंड चैम्बर में, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड चैम्बर में, डिलीवरी ट्यूब के सारे सेकंड चैम्बर में चला गया। और सेकंड चैम्बर में जब गया तो हम वहाँ पर इसको हीट कर दिए 452 470 केल्विन तक हीट कर दिए। तो वापस जो है निकेल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस के रूप में निकल गया, ठीक है। तो ये प्योर निकेल मिल गया हमको। तो इस तरीके से जो है हम इस चीज़ को प्यूरिफाई कर पाए। फर्स्ट स्टेप में पहला फर्स्ट चैम्बर में हीट किए 330 to 350 केल्विन तक, तो निकेल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किया और निकेल टेट्रा कार्बोनिल में बदल गया, जो डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से दूसरे चैम्बर में चला गया। जब दूसरे चैम्बर में चला गया तो वहाँ और टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो ये जो निकेल कार्बोनिल है उसका डिकम्पोजिशन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। तो निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, निकेल सॉलिड फॉर्म में मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। इस तरीके से जो है निकेल को हम लोग प्योर कर पाए। इम्प्योरिटीज़ क्या हो गया कि फर्स्ट चैम्बर में पड़ा रह गया। इम्प्योरिटीज़ क्या रह गया, फर्स्ट चैम्बर में ही पड़ा रह गया, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किया नहीं, तो फर्स्ट चैम्बर में ही पड़ा रह गया। और निकेल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किया तो वेपर बन के सेकेंड का जो है चैम्बर में चला गया वेपर बन के, जो कि इम्प्योरिटी फर्स्ट चैम्बर में पड़ा रह गया अनरिएक्टेड सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से फर्स्ट चैम्बर में इम्प्योरिटीज रह गया, सेकेंड चैम्बर में निकेल टेट्रा कार्बोनिल आ गया। सेकेंड चैम्बर को हम हीट कर दिए 450 to 470 केल्विन, तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया, निकेल हमको सॉलिड फॉर्म में मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, जो उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। ओके, ठीक है। तो हम लोग और एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग को। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं क्या है, उसको लिया जाए, ठीक है। दूसरा है वान आर्कल मेथड। दूसरा एग्जांपल क्या है, वान आर्कल मेथड। ये सब नाम जो पढ़ा है ना साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा है, जो एक्सपेरिमेंट करके बताया है। वान आर्कल में क्या होगा, जिरकोनियम लेंगे, ठीक है। वो जो है आयोडीन से रिएक्ट कराना है, गैस फॉर्म में आयोडीन को लेंगे, तो टेम्परेचर 870 केल्विन रखेंगे तो आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिरकोनियम ये फर्स्ट चैम्बर में होगा, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर में तो बन जाएगा जिरकोनियम आयोडाइड बन जाएगा, जो कि गैसियस फॉर्म में है ना, यानी वेपर है, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकेंड चैम्बर में, है ना। जिरकोनियम जो है आयोडीन से रिएक्ट करके जिरकोनियम आयोडाइड बनाया, जो कि वेपर फॉर्म में है। अब सेकेंड चैम्बर को हम लोग हीट कर देंगे, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट को यूज करेंगे, टंगस्टन फिलामेंट को यूज करते हुए जो है हम जो है इसको यूज करेंगे तो हमको टेम्परेचर मिलेगा, तो जिरकोनियम जो है सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और आयोडीन जो है वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यही हमारा प्योर मिला, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग सेपरेट कर पाए जिरकोनियम। अब फर्स्ट चैम्बर में क्या है, इम्प्योरिटीज रह गया। फर्स्ट चैम्बर में क्या रह जाएगा, इम्प्योरिटीज रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चैम्बर में जब हम इसको हीट किए तो ये दो क्रूड मेटल लिए थे, तो क्रूड मेटल में दोनों चीज़ है, इम्प्योरिटीज भी है और जिरकोनियम हीटल भी है। तो जब हम हीट किया आयोडीन के साथ, तो आयोडीन जिरकोनियम के साथ तो रिएक्ट कर गया और जिरकोनियम आयोडाइड बना दिया, लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं किया।
इसलिए फर्स्ट चैम्बर में ही पड़ा रह जाएगा सॉलिड फॉर्म में ही। और जिरकोनियम जो है जिरकोनियम आयोडाइड बन के गैसियस फॉर्म में आ जाएगा और वो दूसरे चैम्बर में डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से आ जाएगा। ठीक है, तो जिरकोनियम आयोडाइड जब सेकंड चैम्बर में जिरकोनियम आयोडाइड आ गया तो वहाँ पर हम इसको हीट कर दिए टंगस्टन फिलामेंट के हेल्प से 2075 केल्विन तक। तो क्या हुआ, जिरकोनियम आयोडाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, फिर जिरकोनियम सॉलिड फॉर्म में मिल गया प्योर फॉर्म में, और आयोडीन जो है रिलीज हो गया वेपर फॉर्म में। इस तरह से हम लोग वान आर्कल मेथड से जिरकोनियम का भी प्यूरिफिकेशन कर लिए हैं। तो वान आर्कल मेथड में और एक है टिटेनियम को भी हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं ज़रा। अब जैसे यहाँ पर है टिटेनियम ले लिए, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, इसका भी रिएक्शन हम आयोडीन के साथ करवाएंगे। ठीक है, गैसियस फॉर्म में रहेगा आयोडीन, टेम्परेचर रहेगा 523 केल्विन। ये फर्स्ट चैम्बर है, इसमें ये भी रहेगा, साथ में इम्प्यूरिटीज रहेगा, वो यहीं पड़ा रह जाएगा। ठीक है, इम्प्यूरिटीज यहीं पड़ा रह जाएगा। और इधर जो है टिटेनियम आयोडाइड बन जाएगा जो कि वेपर फॉर्म में है, सेकेंड चैम्बर में आ जाएगा। ये जब सेकेंड चैम्बर में आ जाएगा वेपर फॉर्म में, यहाँ पर उसको हम 1700 केल्विन तक जो है इसको हीट करेंगे, तो फिर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, और आयोडीन जो है गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ प्योर फॉर्म में हमको मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल। ठीक है, तो इस तरीके से वान आर्कल मेथड से दो को प्योर कर सकते हैं, जिसमें आयोडीन से रिएक्शन करवाया जाता है क्रूड मेटल का। तो क्रूड मेटल में जो मेटल है वो तो रिएक्ट कर गया आयोडीन से और आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि वेपर फॉर्म में होता है, लेकिन इम्प्यूरिटीज रिएक्ट नहीं करता है आयोडीन से, इम्प्यूरिटीज यहीं रह जाता है सॉलिड फॉर्म में, फर्स्ट चैम्बर में पड़ा रह जाएगा। और टिटेनियम जब टिटेनियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया, अब ये टिटेनियम आयोडाइड को हम सेकेंड चैम्बर में 1700 केल्विन तक हीट किए, तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, हमको टिटेनियम प्योर फॉर्म में मिल गया और आयोडीन वेपर फॉर्म में रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से हम लोग टिटेनियम को प्यूरीफाई करने में सक्सेसफुल रहे। तो इस तरीके से बहुत सारे 5 मेथड पढ़ लिए रिफाइनिंग का। अब एक मेथड बचा है क्रोमेटोग्राफी मेथड, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर कि इम्प्योरिटीज़ में और मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लगभग सेम होता है, वहाँ पर इसको यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।